चला गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चैप्टर 2, जिसमें गाइस आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। देखो, कल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा। आज हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग को समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक फाउंडेशन होता है कि यू शुड अवेयर अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर हम सारा कुछ एनालाइज करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफलेटर क्या होता है, डिफरेंट तरीके से नेशनल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी कंट्री के लिए कैसे वेलफेयर है, एग्रीगेट वेलफेयर कैसे क्रिएट करती है। ये सारा आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करने जा रहे हैं। एनसीईआरटीज देखो, आपको लग सकता है कि इसमें डायग्राम्स नहीं होते, इसलिए थोड़ी बोरिंग होती है, बट आई एम टेलिंग यू, बेसिक किताब है ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसलिए एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब जब मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, आपको पढ़ने से ही समझ आ जाएगा, क्योंकि जो आप चैप्टर को 2-3 घंटे लगाते हैं वो अभी आपको कुछ मिनटों में ही मैं समझा देती हूँ। उससे आपको समझ आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो, एडम स्मिथ हमने पढ़ाई, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना। तो इनकी एक किताब थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। इनका एक वर्क है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसमें इन्होंने इतना सुंदर समझाया है ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स को, कि आप खुश हो जाओगे। कभी इसको पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ो भी इधर। अब देखो, हमने ना देखा ये कैसे सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आए हैं, हम देखते हैं। देखो, हम जानते हैं कि ना कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ना रिसोर्स बहुत रिच है, चाहे वो अमेरिका हो, लेटिन अमेरिका हो। लेकिन सोचो, फिर भी ये ना वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री है। देखो आप, कितना बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है ये, कि कंट्री रिसोर्स के मामले में बड़ी अच्छी है लेकिन सबसे पुअरेस्ट है। कह रही, जबकि आप कुछ ना प्रॉस्पेरस कंट्रीज के पास जाओगे ना, आपको पता चलेगा वहाँ पे नेचुरल वेल्थ इतनी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी मच वेल्दी। ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या करा जाता है? तो कह रहा है कि देयर वाज अ टाइम जहाँ ना नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जब होते थे, तो उसको माना जाता था कि यहाँ पर तो चीज़ें बहुत अच्छी प्रोडक्शन प्रोसेस बनेगा और ये बंदा बड़ा वेल्दी होगा। लेकिन ना देखो, इकोनॉमिक वेल्थ और जो वेलबींग है कंट्री का, वो सिर्फ इस बात पे नहीं होता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उन रिसोर्सेज को यूज में कैसे लगा रखा है, और उस यूज से आप इनकम एंड वेल्थ जनरेट करते हो उस पूरे प्रोसेस से। बात समझ रहे हो? आप कहते हो कि मैम मैं बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, कंट्रीब्यूटरी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो आपके होने का मुझे बता दो क्या फायदा, आपके घर वालों को क्या फायदा, आपको अपने आप से क्या फायदा। ठीक है, बात समझ रहे हो? संसार और उसकी तरफ तो बाद में जाओ, पहले अपनी फैमिली के लेवल पर देखो। ऐसे ही कंट्रीज कई बारी रिसोर्सेज के मामले में बड़ी रिच होती हैं, बट वो उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रही, प्रोडक्शन का प्रोसेस कर ही नहीं रही। और देखो, हमने एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ना, लोग जब अपनी एनर्जीज नेचुरल मैनमेड एनवायरनमेंट पे लगाते हैं, सर्टेन अपना सोशल टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां से प्रोडक्शन का फॉल फ्लो शुरू होता है। तो कहता है, जब मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जब बात हुई कि भाई फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, कैसे वर्क करेंगी चीजें, तो ना यहाँ पे काफी चीजें निकल कर आई। तो क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट आइटम देखो, पिन से लेके बटन तक, लार्जेस्ट वन एरोप्लेन हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, बड़े बड़े प्रोडक्ट हो गए, है ना। एनी सेलेबल सर्विस, जैसे डॉक्टर सर्विस देता है, लॉयर देता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट देता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। कंज्यूमर उसके बाद में चीज़ों को खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, फाइनल यूज उसका करता है, फर्दर प्रोडक्शन होती चली जाती है, एंड ऐसे ही पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है। कह रहा, मैं ना एक छोटा सा ना एग्जाम्पल से आपको एक बात समझाता हूँ। कह रहा, देखो, जब ना प्रोडक्शन हो रहा होता है, जैसे मान लो एक फार्मर है, ठीक है, वो कॉटन को बेचना चाहता है ना। उसके लिए उसके पास स्पिनिंग मिल होती है, जहाँ पे वो रॉ कॉटन को पूरा ट्रांसफॉर्म करके यान में कन्वर्ट करता है, फिर यान को वो टेक्सटाइल मिल में लेके जाता है। वहाँ पे पूरा प्रोडक्टिव प्रोसेस बन के वो एक कपड़ा बनता है, क्लॉथ बनता है ना। फिर उस क्लॉथ को जाके, उन आर्टिकल्स को जाके कंज्यूमर तक, फाइनल यूज तक पहुंचाया जाता है। कह रहा है, यहाँ पर ना आपको मैं एक टर्म बताना चाहता हूँ, FG, दैट इज फाइनल गुड्स। क्या होता है? कह रहे, जो भी आइटम ना कंज्यूमर को फाइनल यूज तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि एंड विल नॉट, मतलब आप फाइनल यूज का मतलब है, ऐसे पेस्ट्री है, अब उस पेस्ट्री का और क्या यूज होगा? बस खा सकते हो ना आप उसको, या कपड़ा बन गया कॉटन का,
यान से निकला, कॉटन से निकला, कॉटन से यान बना, ये पूरा प्रोसेस हो गया, टेक्सटाइल मिल से कपड़ा बन गया। कपड़े को थोड़ा आप वापस से कोई रॉ मटेरियल बनाओगे, अनलेस और अनटिल वो रिसाइकलिंग कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद अब उसका यूज ही होना है। लाइक तो जब ऐसा हो जाए कि उसका फाइनल यूज हो और वो उसको किसी दूसरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से ना गुजरना पड़े, ना ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़े, तो उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। क्या ना, देखो, वाई डू वी कॉल दिस इज अ फाइनल गुड इन इकोनॉमिक्स टर्म, क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ना जब कोई गुड हम बेचने जाते हैं और वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से आगे बढ़ चुका है, यानी फर्दर उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो पहुंच गया है, कंजम्पशन होगी। जैसे कह रहे हैं टी लीव्स हैं, ये कंज्यूमर उसको परचेज करता है, नॉट कंज्यूम्ड, वो डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करता, उसको ना ड्रिंकेबल टी बनानी पड़ती है, तब वो कंज्यूम करता है। ऐसे किचन में हमारे पास प्रोसेस ऑफ कुकिंग होता है। तो याद रखना, कुकिंग एट होम इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इवन दो द प्रोडक्ट इन्वॉल्व अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। तो होम कुक्ड फूड जो होता है उसको आप मार्केट में क्योंकि बेचते नहीं हो, बात को समझो, देखो यहाँ पर बात समझो, कुकिंग एट होम इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुक्ड फूड होता है वो मार्केट में बिकने के लिए नहीं जा रहा है। जैसे सेम कुकिंग और टी ब्रूइंग जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह में अगर की जाएंगी, कस्टमर को बेची जाएंगी, तो वो आपका वही सेम आइटम फाइनल गुड बन जाएगा। लेकिन देखो, प्रोसेस समझो, मामला इकोनॉमिक नेचर में होना चाहिए, यानी फाइनल गुड वो है जो आपके इकोनॉमिक नेचर में है। जब रेस्टोरेंट कोई खाना बना के कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है फाइनल गुड, और वो कंज्यूम करके उसको पैसा दे रहा है, तो उसको फाइनल गुड में कंसिडर किया गया। बात समझ रहे हो? इसके बाद ही यहाँ पर कह रहा है फाइनल गुड में भी दो तरह के गुड्स होते हैं। एक आपका कंजम्पशन गुड होता है, एक आपका कैपिटल गुड होता है। जैसे कोई गुड है फूड एंड क्लोथिंग वाला, या सर्विस है, आप रिक्रिएशन के लिए घूमने निकले हो, या उसके लिए कुछ आप कंज्यूम कर रहे हो रिक्रिएशन के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर ने उसको खरीदा और कंज्यूम किया, तो उसको कंज्यूमर गुड बोल दिया क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग इट। ऐसी सर्विसेज भी होती हैं विच आर कंज्यूम बट फॉर कन्वीनियंस, तो उसको हम फॉर अ कन्वीनियंट उसको बोल, जैसे आप कहीं घूमने गए हो तो उस पूरे रेस्टोरेंट का, उसकी सर्विसेज का आप मजे ले रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो अपने आप को। हालांकि आपने उस सर्विस को खाया नहीं, बट उसको फॉर अ इजी वे में रखने के लिए उसको यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर क्या बोल दिया, कंज्यूमर गुड कह दिया। तो कंज्यूमर गुड क्या है? जिसको आप कंज्यूम करते हो, अल्टीमेट कंज्यूमर जिसको कंज्यूम कर रहा है। तो देन देर आर अदर गुड्स ऑल्सो जो कि ड्यूरेबल करेक्टर में है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस से भी गुजरते हैं। टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, है ना, इनकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। ये कमोडिटी को फिजिबल बनाते हैं, ये ट्रांसफॉर्म अपने आप में नहीं करते प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन ये फाइनल गुड बनाने के लिए उसको तैयार करते हैं। तो हो सकता है कि दे आर नॉट फाइनल गुड टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम, अनलाइक फाइनल गुड जो कि क्या होते हैं, क्रुशियल बैकबोन है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के, लेकिन ये बैकबोन है। अगर आप सोचो टूल्स इम्प्लीमेंट मशीन नहीं होती तो अल्टीमेट वो आपका फाइनल गुड तैयार भी कैसे होता। तो यानी कि कैपिटल गुड जो कि ग्रेजुअली वियर एंड टीयर भी होते हैं, रिप्लेस भी कराए जाते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल भी इसमें प्रिजर्व मेंटेन करा जाता है। तो आपको यहाँ पर ये सीधा सीधा मतलब बता दिया कि जिस भी गुड्स में फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसको आप वापस इन्वेस्ट करते हो और कंटिन्यू उस पे काम करते चले जाते हो, जैसे एक लैंड में, फैक्ट्री में आपने मशीन डाली है, तो वो कैपिटल गुड की तरह ही तो काम कर रही है, उसी से आपके कपड़े बन के निकल रहे हैं। जब वो कभी खराब होती है या कुछ ऐसा वियर एंड टीयर होता है, फिर उसको आप रिप्लेस करते रहते हो। तो कैपिटल गुड मतलब जिससे पैसा क्रिएट हो रहा है, तो वो भी फाइनल गुड की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कुछ कमोडिटी होती है, टेलीविजन सेट है, ऑटोमोबाइल वगैरह है ना, होम कंप्यूटर्स हैं, दे आर फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन, क्योंकि आप इस पर टीवी बैठ के देखोगे तो ये सारे ड्यूरेबल जो होते हैं कैपिटल गुड्स ही हैं। इमीडिएट और इवन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन, रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। जैसे खाना वाने का क्या है, इनकी लॉन्ग लाइफ थोड़ा ना होती है। दूध को आप 2 दिन तक थोड़ा ना पीते रहोगे, सड़ जाएगा। अगर फ्रिज में नहीं रखा है तो सड़ जाएगा, ज़्यादा गर्मी वर्मी पड़ रही हो तो आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो ना बेसिकली। लॉन्ग लाइफ वाले प्रोडक्ट होते हैं ये कैपिटल गुड्स, क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड वाले होते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कह रहा है कि देखो मशीन वशीन है, रिजर्व मेंटेन रिटेन की जाती हैं, तो दिट इज वाई वी कॉल दीज गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं हम इसको। समझ गए? तो यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कंजम्पशन गुड उसको कह दिया जाता है। और वही जो फाइनल गुड कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा तो उसको फाइनल गुड का नाम दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे बोला, स्टील की शीट है, उससे आपने ऑटोमोबाइल बना दिया, कॉपर से यूज करके आपने बर्तन बना दिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का सीधा सा मतलब है रॉ मटेरियल्स। जैसे आपको स्टील शीट है,
स्टील शीट क्या इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसकी मदद से ऑटोमोबाइल तैयार हुआ। बात समझ रहे हो? कॉपर है वो इंटरमीडिएट गुड है, यानी रॉ मटेरियल जिसकी वजह से बर्तन बने, यूटेंसिल्स तैयार हुए, तो एक इंटरमीडिएट गुड भी होता है। ठीक है, ये बात समझ गए अब आप समझो आगे की कहानी। आगे की कहानी में वो कह रहा है कि जो सम टोटल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू है ना इन सारी डाइवर्स कमोडिटीज को, जिससे कि हम फाइनल आउटपुट को नापते हैं। अब देखो ज़रूरत क्यों है फाइनल गुड्स को मेजरमेंट करने की। देखो जो इंटरमीडिएट गुड है ना, वो इनपुट की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैन पावर का हो, चाहे वो कैपिटल स्टॉक हो, ये सारे भी गुड्स लगते हैं। लेकिन हम ना वैल्यू ऑफ आउटपुट से किसी भी चीज़ को जानते हैं, इसीलिए फाइनल गुड को निकालना ज़रूरी है। हम ना डबल का अगर हम दोनों को निकालने लग जाएंगे ना, इंटरमीडिएट गुड्स को भी फाइनल गुड को भी, तो उससे प्रॉब्लम ये आ जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी चीज़ों की। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड पे ज़्यादा एग्जैजरेशन करते हैं, फाइनल गुड्स को हम ज़्यादा देखते हैं। और इसी में कॉन्सेप्ट आता है क्या, स्टॉक और फ्लो का। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई पेपर में पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट स्टॉक का है फ्लो का है। प्रीलिम्स के कई पेपर में पूछा गया है स्टॉक और फ्लो क्या मतलब होता है। देखो सबसे पहले ना फ्लो समझो। फ्लो का मतलब है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक किसी एवरेज सैलरी है 10,000 रुपये, आउटपुट स्टील इंडस्ट्री का टन्स में आता है, रुपीज और वैल्यूज में आता है। ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है क्योंकि क्लियर नहीं है, इनकम इज बीइंग रेफर टू ईयरली इनकम है कि मंथली इनकम है या डेली इनकम है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि देखो इससे स्टेटमेंट ना बड़ी वेग है। तो यानी कि अगर हम ना इनकम आउटपुट प्रॉफिट को कॉन्सेप्ट मानते हुए टाइम पीरियड का निकाल लें, जैसे ना हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हमारे अकाउंट में ना इस टाइम पीरियड पे इतना पैसा था, समझ रहे हो, हमें पता चल गया, हमारी अकाउंटिंग खुलकर आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यानी जैसे कंपनी का एनुअल प्रॉफिट प्रोडक्शन हम निकालते हैं, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोस कहते हैं। अब देखो जो फ्लो होगा ना, इन कंट्रास्ट आगे फ्लो को समझा दिया उसने। देखो अब क्या होता है कि इन कंट्रास्ट जो कैपिटल गुड है या कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एक बार जब ये प्रोड्यूस हो गया, डू नॉट वियर और आउट नहीं होगा या गेट कंज्यूमर डिलेटेड टाइम पीरियड। तो इनफैक्ट जो कैपिटल गुड्स है वो कंटिन्यू टू सर्व थ्रू डिफरेंट साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जानते ही हो कैपिटल गुड जो होगा वो डिफरेंट साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन में सर्व करेगा, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फैक्ट्री की, है ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये देयर कैन बी एन एडिशन और डिडक्शन ऑल्सो। अगर नई मशीन को ऐड कर रहे हो आप, फॉर अ मशीन फॉल्स एट अ डिसयूज या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो उसको ना हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मतलब है जब हम किसी को डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि चेंज कितना हुआ है स्टॉक का किसी पर्टिकुलर टाइम पे। एक पर्टिकुलर मशीन कैन बी पार्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक फॉर मेनी इयर्स, है ना। तो यानी कि जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट करते हो कि किसी चीज का किसी दिन का स्टॉक कितना चेंज हुआ, इसको हम कहते हैं, जैसे बिल्डिंग और मशीन है फैक्ट्री में, स्पेसिफाइड देयर रिस्पेक्टिव द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, है ना। तो उसका हम ना बेसिकली कितने नई मशीन को कितना ऐड करा, कितनी पुरानी डिसयूज रिप्लेस करी, ये सारा स्टॉक्स है। तो स्टॉक हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक टैंक फिल किया गया है पानी से, टैप से भर रहा है पानी, अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है टैंक में पर मिनट, वो क्या है, फ्लो है। बट कितना पानी टैंक में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे था, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, स्टॉक का कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि फ्लो और स्टॉक के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सपोज करो, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, टैंक है, पानी भर रहा है टैप से, तो अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हुआ टैंक में, पर मिनट में कितना फ्लो होकर पानी आ रहा है, उसको फ्लो कहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि 3 बजे पानी इतना था, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल के वो आपको बताएगा कि देखो जी, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है। शब्द क्या पढ़ा हमने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कैपिटल गुड्स आते हैं। इकॉनमी के अंदर कितने कैपिटल गुड्स हैं, मशीन, टूल, इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग, ऑफिस, स्टोर हाउस, ये कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस वगैरह कितने हैं। और इस सारे के सारे कैपिटल गुड्स को आप प्रोड्यूस ईयर में नहीं कर पाते हो अगर, तो कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन टू कैपिटल स्टॉक एग्जिस्टिंग कितने आपके पास हैं, ये सब बताता है।
अब देखो इसमें क्या किया जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद समझ लो एक एक शब्द होता है डेप्रिसिएशन का, यानी पूरे एक साल के अंदर कितनी मशीनें आपकी खराब हुई, ठीक है, डेप्रिशिएट करी, तो उसको डिलीट करा जाता है। तो इसी में नया आपको एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है नया आपने मशीन लैंड असेट कुछ खरीदा है, उसको निकालने का तरीका क्या है कि NI = GI - D, यानी नेट इन्वेस्टमेंट में जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन के साथ, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपकी निकल कर आ जाएगी। थोड़ा और डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो मान लो एक नई मशीन एक फर्म ने पैसा लगाया है, और ये मशीन जब सर्विस में आती है तो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक चलती है। बाद में उसका डिसरिपेयर कराया गया, रिप्लेसमेंट की भी ज़रूर समझ में आई बात। तो ग्रेजुअली जो हर साल प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू खत्म होती जा रही है, जैसे हमारी ईयर्स बढ़ते हैं ना, हम बर्थडे मनाते हैं हर साल, हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा भी तो डेप्रिसिएशन हो रहा है। कहीं कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बॉडी में कुछ वियर टेयर, कभी दांतों में खराबी, कुछ आएगा ना, ये ऐसी मशीन के साथ भी होता है। इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हर साल जो आपका वियर टीयर मशीन का हो रहा है, कैपिटल गुड का हो रहा है, उसको हम क्या देते हैं, मतलब इट्स अ कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा, डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई रियल एक्सपेंडिचर नहीं पता चलता। डेप्रिसिएशन एक एनुअली अकाउंट आप करते हो, निकालते हो कितनी चीजें रिप्लेस हुई, क्या चीजें हो, इसके अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करते हो। आगे लेके जा रहा है तो कहता है कि देखो कंज्यूमर गुड ना कंजम्पशन के लिए सस्टेन करते हैं, हमारी पॉपुलेशन, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आगे चल के मैं बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक ऐसा भी समय आएगा जहां पर आपको गिवन टोटल आउटपुट इकॉनमी का निकालना पड़ेगा। तो इट इज ट्रू दैट अगर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स के मुकाबले, तो बट अगर देखो मोर कैपिटल गुड है, इसका मतलब है कि जो लेबरर्स का फ्यूचर है वो ज्यादा अच्छा है, वहाँ पे कैपिटल इक्विपमेंट ज्यादा आ रहे हैं, है ना, वुड मीन दैट इन फ्यूचर द लेबरर्स वुड हैव मोर कैपिटल इक्विपमेंट टू वर्क विद। तो यानी हायर कैपेसिटी इकोनॉमी की लेबरर्स की बढ़ती चली जाएगी, और जितना आउटपुट हायर होगा अमाउंट ऑफ कंज्यूमर गुड भी आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। एक इसने पूरी इकोनॉमिक साइकिल के बारे में बता दिया आपको। फिर यहाँ पर बता रहा है कि देखो कितना आप कमोडिटी को इनकम के थ्रू खरीद सकते हो, लेबर है ना, वेजेस के थ्रू, एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट के थ्रू, लैंडलॉर्ड रेंट के फॉर्म में, ओनर जो होता है वो अर्निंग इंटरेस्ट के फॉर्म में। इसी से हमारी पूरी इकॉनमी रन करती है। तो यानी कि अगर आप देखो जो प्रोडक्शन है प्रोसेस का पूरा इकॉनमी में, वो फैक्टर पेमेंट से चलता है कि जितना आपने प्रोडक्शन किया उससे कितना गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुआ, फिर फर्दर वो इनकम कितनी जनरेट करके दे रहा है। इसी को अब हम साइकिल फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। एक साइकिल से आपको मैं समझाऊंगी कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। देखो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए सिंपल इकोनॉमी। एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फर्म है, वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड को दे रही है। और फैक्टर पेमेंट का मतलब है कि जैसे कि मान लो कोई लैंडलॉर्ड है ना, उसका पैसा पेमेंट के फॉर्म में आ रहा है। ये क्या करते हैं, हाउस होल्ड वाले स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये फैक्टर की सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अगर इसने कोई लैंडलॉर्ड से घर लिया है रेंट पे, तो ये सर्विस दे रहा है ना, उसको किराया विराया चुकाएगा। अब इस साइकिल को थोड़ा ध्यान से समझो क्या कह रही है। देखो सीधी सी बात है कि ना, फंडामेंटली चार तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। जब प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है तो चार तरह की बातें होती हैं। कंट्रीब्यूशन ह्यूमन लेबर कितना दे रहा है, और उससे आपने जैसे रिम्यूनरेशन बोला तो उसको वेज बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन जो आपको रिम्यूनरेशन से हम इंटरेस्ट बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन जो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आया उसको प्रॉफिट बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकल कर आया जिसको रेंट बोल दिया। तो इस सिंप्लीफाइड इकोनॉमी में एक तरीका क्या होता है इन विच द हाउस होल्ड में डिस्पोज ऑफ देयर अर्निंग, आप क्या करते हो, आपने अपनी इंटायर इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करते हो, जो भी आपने प्रोड्यूस करा। और दूसरे चैनल्स के थ्रू देखो हाउस होल्ड में ना, यहाँ पर ना ये अभी ऐसी इकॉनमी बता रहा है जो बड़ी सिंप्लीफाइड इकॉनमी है। यहाँ पे हाउस होल्ड कुछ सेव नहीं करता, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देता, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एग्रीगेट कंजम्पशन है हाउस होल्ड की इकॉनमी की, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, दो आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो इंटायर जो इनकम है कंट्री की, इकॉनमी की पूरी कम बैक्स टू प्रोड्यूसर जो यहाँ बैठा है फॉर्म में। कोई लीकेज नहीं है सिस्टम में, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है ना, ये इस तरह से चल रहा है। अब इनकी जो कहानी है ना इस पूरी इसमें देखो आप, इनकम जो भी देखो आप, इनकम यहाँ पर जो भी हो रही है ना, वो स्पेंड की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज पे।
तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिसीव बाय द फर्म, जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होना चाहिए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। फिर एग्रीगेट इनकम को आपने मेजरमेंट करा, कैलकुलेट करा, उसकी एग्रीगेट वैल्यू देखी आपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस बाय द फर्म। फिर जो एग्रीगेट रेवेन्यू रिसीव बाय द फर्म इज पेड आउट टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ये भी चेक करा आपने। अब हम चलते हैं फिगर 2.1 में। देखो अपर मोस्ट जो इसके एरो है ना, हमने देखा ऊपर मोस्ट एरो थे, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा है, यानी ना हाउस होल्ड पैसा लगा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड एरो जो आपने देखा वो क्या देखा कि हाउस होल्ड जो है इट स्टैंड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म्स हाउस होल्ड तक पहुंचा रही हैं। अदर वर्ड में आप ये कह सकते हो कि जो भी हाउस होल्ड से गेटिंग फ्रॉम द फर्म्स, उसके बदले में जो भी पैसा लग रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं उसको पैसा, है ना। ऐसे ही कोई भी जो सर्विस हम फैक्ट्री से ले रहे हैं उसका हम फैक्ट्री पेमेंट भी कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि ऐसे ही ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब इसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कि एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू हुई एक पूरे साल में, है ना, उसके लिए इन्होंने सबसे पहले हमें बताएगा एक्सपेंडिचर मेथड निकालेगा। एक्सपेंडिचर मेथड से बताएगा कि कितना पैसा खर्च होता है फर्म का और कितना प्रोड्यूस होता है, कितना इनकम खर्च होती है। ये सारा अलग अलग मेथड से हमें ये बताएगा नेशनल इनकम को इससे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर ये लेकर आया है हमें, यहाँ कह रहा है ऑब्जर्व करो, एग्रीगेट जो स्पेंडिंग इकोनॉमी की है वो हमारी एग्रीगेट इनकम जो हम अर्न करते हैं वो उसके इक्वल होनी चाहिए। एज्यूम करो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में हाउस होल्ड जो है वो डिसाइड करता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग आप इग्नोर कर दो कि दे वुड हैव मनी टू फिनेंस एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, ये सब हटा दो, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाइड इकोनॉमी। तो सिंस देयर विल बी प्रोड्यूस मोर, है ना, अब देखो अगर यहाँ से पैसा खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, डिमांड इनकी ज़्यादा आ रही है, तो वहीं पे उनको प्रोडक्शन भी फर्म्स को करना पड़ेगा और ऐसे ही ये पूरी इकोनॉमी चलती रहेगी, है ना। अब यहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल क्या कर रहा है, बेसिकली ये मॉडल कोशिश ये करता है कि आपको नॉट ओनली डिस्क्राइब द एक्चुअल इकोनॉमी इन डिटेल, बल्कि यहाँ पर देखो साफ तौर पे कह रहा है कि एक ऐसी इकोनॉमी है अभी जहाँ हाउस होल्ड सेव नहीं करता, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। तो आपको टू मॉडल थ्योरी ये समझा रहा है जिसको सिंपल मॉडल हम कहते हैं। अब इस टू वे मॉडल से ही वो आपको बताएगा कि नेशनल इनकम इस पूरे सिस्टम का प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से आप कैसे पता लगाओ कि एक साल में एग्रीगेट एनुअल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी थी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि मान लो दो तरह के प्रोड्यूसर हैं इकोनॉमी के, एक व्हीट का प्रोडक्शन करता है, एक ब्रेड बेकर है जो कि बेकरी करता है, ब्रेड मेकर है। तो यहाँ पर व्हीट प्रोड्यूसर ने व्हीट ग्रो करे और उसको इनपुट कुछ चाहिए नहीं थे क्योंकि ह्यूमन लेबर ही चाहिए था खाली, क्योंकि इतना ना सोसाइटी समझ रहे हो बड़ी प्रिमिटिव सोसाइटी है अभी। बेकर को भी कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, उसको बस व्हीट चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेड। अब मान लो इसी साल में टोटल जो वैल्यू व्हीट की जो फार्मर ने प्रोड्यूस करी वो 100 रुपए थी। आउट ऑफ दिस उसने 50 रुपए की बेच दी बेकर को। तो बेकर को जो फायदा हुआ, बेकर ने क्या करा, जो 50 रुपए का खरीदा कंप्लीटली उसने उसको अमाउंट ऑफ व्हीट कंप्लीटली ड्यू से प्रोड्यूस करा 200 वर्थ, मतलब 200 रुपीज की उसने वर्थ की ब्रेडें बनाई। अभी कह रहे हैं इस पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कितना होगा, तो कह रहे हैं इन द सिंपल वे हम क्या करेंगे, एग्रीगेट वैल्यू प्रोडक्शन की सेक्टर से निकाल लेंगे और 200 रुपये हम उसमें ऐड कर देंगे बेकर्स के खाते में, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन टू 100 रुपीज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन टू द फार्मर। तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि 300 रुपये इकोनॉमी में उस समय निकल कर आए, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 300 रुपये हुई। अब हम अगर आगे चलते हैं तो कह रहा है लिटिल रिफ्लेक्शन विल टेल अस कि जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है वो 300 रुपये का नहीं होगा। कह रहा है ऐसा क्यों, कह रहा देखो फार्मर ने 100 रुपीज का व्हीट प्रोड्यूस करा क्योंकि उसको कोई इनपुट नहीं चाहिए था, यानी कि 100 रुपये उसका पूरा फार्मर का कंट्रीब्यूशन था। बट बेकर के साथ ऐसा नहीं है, बेकर ने 50 रुपये का व्हीट खरीदा ब्रेड को प्रोड्यूस करने में और 200 रुपये की जो वर्थ ब्रेड उसने प्रोड्यूस करी है इज नॉट एंटायरली देयर ओन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसको नेट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 50 रुपये को माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 250 रुपये का हुआ, यानी वैल्यू ऐड कितनी हुई, तो वैल्यू ऐड जो हुई आपकी वो 150 रुपीज ही हुई खाली। देखो आप 100 पहले था, इंटरमीडिएट गुड माइनस करना पड़ेगा आपको 200 में से, तो अल्टीमेटली पता चला जी 150 रुपये बेकर को फायदा हुआ, 100 फार्मर के वैल्यू एडिशन था।
बात समझ रहे हो? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था नेट इन्वेस्टमेंट में, आपने साफ तरीके से पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आपको इंटरमीडिएट वाले गुड्स को माइनस करना पड़ेगा ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। और हम सभी वेरिएबल्स को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब आगे चल के आपको समझा रहा है कि जब भी कैपिटल कोई भी हम प्रोडक्शन में वियर टियर होगी, डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो जब आप ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हो तो नेट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन, यानी कि आप समझो इसका भी वही फॉर्मूला है, नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको ग्रॉस वैल्यू एड में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ग्रॉस वैल्यू एडिट के लिए आप क्या करते थे? नेट वैल्यू डज नॉट इंक्लूड वियर एंड टियर वाला मामला ही नहीं था। जैसे मान लो एक फर्म में 100 वर्थ रुपीज वो गुड को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, 20 रुपए उसका इंटरमीडिएट गुड्स में लग जाता है और ड्यूरिंग द ईयर, और उसका 10 रुपए का वैल्यू ऑफ कंजम्पशन में लग जाता है। ग्रॉस वैल्यू एड कितना होगा? 100 माइनस कर दो, 80 रुपए आपका ग्रॉस वैल्यू। लेकिन नेट वैल्यू इतनी नहीं आएगी। नेट वैल्यू में यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस मच ऑल्सो की वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो 70 रुपए पर ईयर आपको नेट वैल्यू एडेड आया, तो नेट वैल्यू एडेड में आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना ही पड़ता है। तो यानी आपने क्या सीखा कि जो वैल्यू एडेड को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन देखना है फर्म का। यानी फर्म may be unable to sell all its produce, in such cases जो unsold stock है उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो conversely it may so happen that a firm had some initial unsold stock to begin with, तो वो भी एक रखना पड़ता है। तो इन सबको देखते हुए क्या किया गया इकोनॉमिक्स में, जो ऐसा स्टॉक होता है जो नहीं बिका हुआ होता या सेमी फिनिश था, अनफिनिश्ड या फिनिश था, ऐसे रॉ मटेरियल को आप नेक्स्ट टाइम जब कैरी करते हो ना, अपनी इन्वेंट्री में डालोगे, तो उसको इन्वेंट्री कहते हैं। और इन्वेंट्री एक तरह का स्टॉक वेरिएबल है। बिगनिंग ऑफ द ईयर में आप इसकी वैल्यू दिखाओगे कि ये पहले से है हमारे पास। बात समझ रहे हो आप? तो वी कैन देयरफॉर इन्फर दैट जो चेंज इन इन्वेंट्री है फर्म की, वो किसके इक्वल होती है? वो प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग कितना उस साल में और कितना माइनस करते हो आप उस साल, आपकी कितनी सेल हुई है, प्रोडक्शन में से सेल को माइनस करना पड़ता है इन्वेंट्री निकालने के लिए। ये ध्यान रखना है इस बात को। फिर इसमें साइन लगता है इक्वल टू का, है ना, स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। ट्रिपल उसके लिए एक होता है अनलाइक इक्वालिटी जैसे होता है ना, ऐसे ही एक ट्रिपल ये लाइन आपकी इक्वल टू की होती है, इसमें आपको ये आइडेंटिटी दिखा रहा होता है बेसिकली। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब इसी में कह रहा है जब इन्वेंट्री में चेंज आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसको फ्लो वेरिएबल कहते हैं। फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाने वाला है अभी ये कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कह रहा है इन्वेस्टमेंट को आप कैपिटल की तरह ही समझो, जैसे कैपिटल होती है ना वैसा ही समझो। यानी जो आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है किसी फर्म का, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब भी इन्वेंट्री में फर्म का चेंज होगा उसको फिर इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। बात समझ रहे हो? सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट की जो क्या है, फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। जो आप आपने जो मशीन ऐड हुई, फैक्ट्री बिल्डिंग इक्विपमेंट ऐड हुए, उसको हम कहते हैं। उसके बाद जो इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है वो दो तरह का है, एक प्लान्ड है और एक अनप्लान्ड है। तो इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड आपका सेल गिर गई, तो फर्म विल हैव टू अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स है जिसको एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता। एक अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन इन इक्विपमेंट्स आपकी इन्वेंट्रीज का है, ये भी एक पार्ट आ जाता है। जब चेंज आपकी इन्वेंट्री होती है तो कभी कभी प्लान्ड होती है, कभी कभी अनप्लान्ड होती है। अनएक्सपेक्टेड फॉल हो गया आपकी सेल्स में तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना इन्वेंट्री का। तो ये भी होता है, कई बार सेल बहुत ज्यादा राइज कर गई अचानक से तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन इन्वेंट्री गिर गई। तो ये दोनों पार्ट ऐसा भी होता है फर्म्स के साथ। तो दोनों केसेस को संभालना होता है आपको, दोनों केसेस को ध्यान में रखना होता है। इसीलिए जब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हो ना आप, तो उसमें क्या करते हो, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो आपने उस पूरे साल में फर्म ने प्रोड्यूस करी, उसमें आप वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हो। एक तो ये फॉर्मूला है इसका। सेकंड फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ कितनी सेल है आपकी प्लस चेंज कितना इन्वेंट्री में हुआ माइनस कर देते हो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गुड। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको लगाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ रहे हो आप? ये होता है इसका मतलब। आप सोचो इतनी अच्छी एनसीईआरटी पूरा खोल के बता रही है आपको कि कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है। ऐसे ही नेट वैल्यू एडेड फर्म की भी निकालने के लिए, एनवीए निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रॉस वैल्यू एडेड को आप डेप्रिसिएशन से माइनस कर दो, हो गया आपका। और यहीं से ग्रॉस वैल्यू एडेड से ही आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालते हो।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि पूरे एक साल में आपकी फर्म्स ने, जितनी भी फर्म्स थी, उन्होंने टोटल ग्रॉस वैल्यू कितना ऐड करा, कितना एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस किया, उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन मेथड में इसको जीवीए भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसमें हम जीडीपी निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के डिमांड साइड देखते हैं, इसी को एक्सपेंडिचर मेथड कहते थे। मान लो फार्मर बेकर का एग्जांपल लिया था हमने, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में जो हुई वो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो आप। इस मेथड में आपने कितना फाइनल एक्सपेंडिचर डाला वो मायने रखता है। यानी फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब है कितना पार्ट एक्सपेंडिचर का था विच इज अंडरटेकन नॉट फॉर इंटरमीडिएट परचेज, बल्कि जो आपने अल्टीमेट लगाया। यानी इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ उसका मतलब क्या है। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब है फाइनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फर्म करती है। जैसे मान लो आपने C1 करके एक आपने डिनोट किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मोस्टली जो हाउस होल्ड थे उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। एक्सेप्शन था कि फर्म्स बाय कंज्यूमेबल्स टू ट्रीट देयर गेस्ट फॉर देयर एम्प्लॉय। सेकंड, जो फाइनल इन्वेस्टमेंट की वो भी आता है। यानी एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट जो और गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर कर रही है सारा आपने कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम बेसिकली ना कितना फर्म का टोटल रेवेन्यू आया उसको निकालते हैं, और इसमें है ना हम फाइनल कंजम्पशन का टोटल, इन्वेस्टमेंट कितनी, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब निकालते हैं। इसीलिए जब हम इसको निकालने बैठते हैं तो सबसे पहले कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट को सबसे पहले निकालते हैं। पूरा इसका एग्रीगेट निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा कितना खर्चा था, और इसीलिए इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जीडीपी कैसे आएगी कि सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर जो आपने फर्म ने किया एक पूरे साल में, उसी को हम कहते हैं जीडीपी निकालना बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम आगे चलते हैं कि इनकम मेथड से कैसे हम जीडीपी निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर आपने इकोनॉमी में किया ना वो इक्वल होना चाहिए आपकी इनकम के, कि आपने पैसा कितना कमाया। मान लो जैसे कि फाइनल एक्सपेंडिचर द स्पेंडिंग ऑफ फाइनल गुड्स, ये कोई इंटरमीडिएट गुड्स स्पेंडिंग वाली बात नहीं कर रहा है, कि आपने सिंपल आइडिया बेसिकली ये है कि आपकी अब अर्निंग कितनी हुई, सैलरीज, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट अर्निंग, रेंट से आपने से मान लो एक एम नंबर ऑफ हाउस होल्ड है इकोनॉमी में, डब्ल्यू वेजेस है, सैलरी है, मान लो उसी को आई को मान लो पर्टिकुलर ईयर में रिसीव हुआ आपको, पी आई एन आई सब कुछ। अब यहाँ पर निकालने के लिए जीडीपी में आप क्या करते हो, सबको प्लस करते हो, कितनी वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट अर्निंग, रेंट को सबको क्या कर लेते हो इनकम मेथड में प्लस कर लेते हो, इससे आपकी जीडीपी निकलती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो हमने फॉर्मूला लगाया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब हम फॉरेन कितना हमने ट्रेड करा, वो आपकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। यानी बोथ प्लान एंड अनप्लान इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप लेते हो। आई से यहाँ पर मतलब ये भी है आपका। तो कह रहा है एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं और समझा दूं आपको। कह रहा है दो फर्म्स हैं ए एंड बी। सपोज करो कि ए ना नो कोई रॉ मटेरियल का यूज नहीं करता, कॉटन प्रोड्यूस करता है 50 रुपए की, ए सेल करता है कॉटन फर्म बी को, जो कि उस प्रोड्यूसर वो फर्दर उसको प्रोड्यूस करके कपड़ा बनाती है। तो बी जो है वो कपड़ा बनाने के बाद 200 रुपए का बेचता है। ठीक है। अब ये निकालने के लिए जीडीपी निकाला आपने फेस प्रोडक्शन में वैल्यू एडेड मेथड से निकाल लिया, आपको पता चल गया कितना भाई इंटरमीडिएट गुड है, कितना वैल्यू ऐड हुआ, आपको पता चल गया। अब देखो जीडीपी इन द फेस ऑफ अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना हो, देखो सबके सेम आएंगे, बस अलग अलग मेथडोलॉजी है। जीडीपी चाहे आप प्रोडक्शन मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, इनकम मेथड से निकालो, सबकी सेम होगी। इट्स जस्ट दैट फॉर्मूले में चेंज है बस। ठीक है, सबका बाकी सेम आएगा, सब में सेम आता है ये देखो आप। ठीक है, इसी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, जो आपको जरूर पता होना चाहिए। देखो हमारा जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये रिपोर्ट करता है सारी चीज़ों के बारे में, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस सारा निकालता है। सीएसओ रिप्लेस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विद जीवी एट मार्केट बेसिक प्राइस। ध्यान रखना ये भी हुआ है जून जनवरी 2015 में चेंज हुआ था, सीएसओ ने रिप्लेस कर दिया था, जीडीपी एफसी निकालते थे हम पहले, अब इसकी जगह जीवीए बेसिक प्राइस पे निकाला जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये फर्क आ गया है। मतलब कि सिर्फ जीडीपी पे हम फोकस कर रहे हैं, हाईलाइटेड मेजरमेंट है हमारा।
अब यहाँ पर करते क्या है, देखो जीवीए क्या है, टोटल आउटपुट हमने कितना प्रोड्यूस किया इकोनॉमी में, उससे हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, उससे हमें पता चल जाता है हमारा कितना हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखो फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन नेट प्रोडक्शन की टैक्स कितना हुआ है, नेट प्रोडक्ट टैक्स कितना लिया गया है, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज जो पे की गई हैं, रिसीव की गई हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ये सारा का सारा बेसिकली या कितनी भी, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है ओनली टू द फैक्टर, जो आप पेमेंट नहीं करते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, यहाँ कोई टैक्स वैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो आपने जो पैसा पे किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जो पैसा आप मार्केट प्राइस के लिए खर्च करते हो, बेसिक प्राइस का मतलब ये होता है प्रोडक्शन टैक्सेस से आप लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज मतलब माइनस कर देते हो, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे निकालते हैं। तो सीएसओ भी रिलीज करता है, तो याद रखना जीवीए एफसी का फॉर्मूला है प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स जीवीए बेसिक प्राइस के इक्वल होता है, और जीवीए बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को हम जीवीए एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ये इसके फॉर्मूले हैं जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कुछ और एंटिटीज के बारे में हम जानते हैं। देखो एक प्रोडक्ट होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है जब जीडीपी को आप फैक्टर इनकम जो भी आपने अर्न करी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको प्लस कर दो, और फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देखो एक तो है आपका है इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दोनों को माइनस कर दो, यानी कि जीएनपी का सीधा सा मतलब है कि जीडीपी प्लस जो आपकी इनकम बाहर से आ रही है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको अगर आप प्लस कर देते हो तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। इसी में और एक बात है, इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें और कुछ नहीं करना, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीएनपी को डेप्रिसिएशन से माइनस कर दो तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर कह रहा है एक और फॉर्मूला है जिसको, क्योंकि एनएनपी को ही ना हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, तो याद रखना एनएनपी एफसी पे ही निकाली जाती है और इसमें कुछ नहीं है। एनएनपी को मार्केट प्राइस में माइनस कर दो आप इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के साथ। एक अगर एनएनपी मार्केट प्राइस पे निकालनी है तो उसमें से माइनस कर दो एनआईटी को, तो आपका ये सारा निकल के आ जाएगा। एनएनपी एफसी को आप नेशनल इनकम कहते हो और इस तरह से एनएनपी एफसी निकाला जा सकता है। इसके बाद हल्का सा टॉपिक है पर्सनल इनकम का। पर्सनल इनकम के लिए कह रहा है कि ना देखो नेशनल इनकम को ही स्मॉलर कैटेगरी में सब डिवाइड करा गया है पर्सनल इनकम के फॉर्म में, कि जो नेशनल इनकम विच इज रिसीव बाय हाउस होल्ड्स, यानी कि आप समझो जो फर्म एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ने अर्न करा, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो है जो डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं किया गया, उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो इसको भी हमें माइनस करना पड़ता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को नेशनल इनकम से जब आप डिडक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्सनल इनकम। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस आपका नेशनल इनकम, अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी पर्सनल इनकम आ जाती है, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से इसको माइनस कर दो, फॉर्मूला ध्यान से देखना यहाँ पर, एनआई माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट जो भी हाउस होल्ड ने पे करा है ना, कॉर्पोरेट टैक्स ट्रांसफर पेमेंट को हटाने के बाद जो हुआ वो पैसा पर्सनल इनकम कहलाता है, ठीक है। इसी में दो चीजें हैं, पर्सनल टैक्स पेमेंट यानी इनकम टैक्स, नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब जो फाइन पेनाल्टी वगैरह लेते हो वो, उसी को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक पार्ट, ठीक है, बेसिक से बेसिक पार्ट है ये नेशनल इनकम का, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक अबाउट योर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज द सीन, या समझ लो रियल जीडीपी का मतलब है जो आपकी इकोनॉमी की असली दशा दिखा दे। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज को आपने कैसे इवेलुएट करा, कांस्टेंट प्राइसेस पे, प्राइसेस रिमेन्स फिक्स्ड। रियल जीडीपी को निकालने के लिए आपको बेसिक प्राइस लेना पड़ता है किसी ईयर का, जिससे आपको रियल इनकम का पता चलता है। रियल जीडीपी का मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है। नॉमिनल जीडीपी क्योंकि करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे नापी जाती है तो वो सिर्फ करंट का बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक कंट्री में ब्रेड प्रोड्यूस हुए 2000 में, कितने हुए 100 यूनिट ऑफ ब्रेड, प्राइस उसका 10 रुपये था, करंट प्राइस 1000 रुपये है, तो 2001 में सेम कंट्री में 110 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, 15 रुपए की ब्रेड पर पड़ रही है। तो नॉमिनल जीडीपी 2001 की क्या थी, 1650, रियल जीडीपी लेकिन कितनी थी 2000 के अंदर ही वो 1110 आ रही है। देखो कितना फर्क होता है। रियल जीडीपी क्योंकि करंट प्राइस से ना नाप के बेसिक प्राइस से नापती है, कांस्टेंट प्राइस से नापती है, इसलिए रियल जीडीपी आपको सही अनुमान बताती है आपकी पूरी कंट्री की इकोनॉमी का। तो बेस ईयर क्या होता है, वो ईयर जो आप रियल जीडीपी के
कैलकुलेशन के लिए लेते हो, जिससे आप मेजरमेंट करते हो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना चेंज हुआ है। इसी में कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। बड़ा आसान है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या? रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, यानी जीडीपी अपॉन, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी स्टैंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर का सीधा सा फॉर्मूला है जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। मतलब नॉमिनल जीडीपी को जब आप रियल जीडीपी से माइनस डिवाइड कर दोगे तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकल कर आ जाएगा। इसी में कॉन्सेप्ट है सीपीआई, बहुत हम सुना होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी इकोनॉमी में कितना प्राइस चेंज हो रहा है उसकी बास्केट को नापना, यानी कमोडिटीज की जो इंडेक्स ऑफ प्राइसेस है उसमें कितना कंज्यूमर्स ने खरीदा, उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। मान लो एक कंज्यूमर, रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर है, 90 किलो राइस खरीदा, 5 पीस क्लॉथ इन अ ईयर खरीदा, तो सपोज इन द ईयर 2000 प्राइस ऑफ केजी राइस 10 रुपीज था, या क्लॉथ का प्राइस 100 रुपये था, कंज्यूमर हैड टू स्पेंड 10 इंटू 90, 900 रुपये राइस में खर्च हुए इन 2000। सिमिलरली जो उसने क्लॉथ में खरीदी है 100 इंटू 5 करना पड़ेगा। फिर इनका जब सम अप निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड सीपीआई। उसी से ही सीपीआई हम निकालते हैं। ऐसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए हम क्या करते हैं? होलसेल प्राइस के लिए हम ना लाइक सीपीआई इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंट्री में लाइक यूएसए इसको प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, हमारी कंट्री में इसको डब्ल्यूपीआई करते हैं। इसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि ऐसे गुड्स हैं जो प्रोड्यूस्ड, जीडीपी डिफ्लेटर जिनको नहीं है ना, टेक्स इनटू अकाउंट सच गुड्स। सीपीआई में प्राइस ऑफ गुड जो आप कंज्यूम करते हो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी बातों का पता चलता है। अब आगे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आएगा जीडीपी एंड वेलफेयर का। जीडीपी एंड वेलफेयर में आपको सीधी सी बातें कह रहा है कि क्या किसी कंट्री की जीडीपी से ये पता चलता है कि वहाँ के लोग खुश महसूस कर रहे हैं, या वहाँ के लोग बहुत अच्छा अपने आप को मान रहे हैं कि हाँ वो बड़े सुकून में है। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो जीडीपी एंड वेलफेयर का थोड़ा सा ना कलेश है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड हाउ यूनिफॉर्म इज इट। देखो अगर किसी कंट्री की जीडीपी राइज हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि राइज इन जीडीपी का मतलब ये भी हो सकता है कि फ्यू इंडिविजुअल फर्म्स का ही राइज हुआ हो। इनकम अगर फॉलन हो गई तो सच अ केस वेलफेयर ऑफ एंटायर कंट्री आप नहीं बता सकते। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। डोमेस्टिक सर्विस जो वुमेन है जो घर में, उसको कौन पैसा देने आ रहा है? तो जीडीपी वेलफेयर नहीं दिखा रही। एक्सटर्नलिटीज का क्या करोगे? आपके जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में जो पोल्यूशन हुआ उसको जीडीपी नाप ही नहीं रही है, कितना हार्म हुआ, क्या किया आपने, कुछ कर ही नहीं रही है। तो जीडीपी ये सारी चीज़ों को मेजरमेंट नहीं करती है, इसलिए हम जीडीपी को होलिस्टिक पिक्चर के फॉर्म में ना देखें इकोनॉमी की ग्रोथ का। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड चैप्टर. Revise it. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.